हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नंदिनी शर्मा और मैं लेकर आई हूँ आपके सामने सेकंड पार्ट। हमारा जो वीडियो सीरीज चलती आ रही थी अवर एनवायरनमेंट की, उसी का ये सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आई होप कि आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो पार्ट में जितने भी क्वेश्चन थे वो सब कर लिए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे उनके आंसर्स। और आज हम लोग उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें भी कंप्लीट करेंगे, जैसे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फिनोमिना कंसेप्ट हैं, वो सब आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्वेश्चंस टू द पॉइंट आए, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को अलट पलट करके दे सकते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा भी आ सकता है, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, बट उसके पीछे का जो रीजन है, जो उसके पीछे का आंसर है, कंसेप्ट है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट याद रखना है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है या फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका मीनिंग ये है, तो आपको उसका आंसर किस तरीके से लिखना है। ठीक है, और साथ में ये सारे क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि जिसने ये चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, अगर वो सिर्फ ये क्वेश्चन मात्र ही पढ़ के जाएगा अपने एग्जाम को देने से पहले, तो भी वो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। बट शर्त ये है कि उनको जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आप इन क्वेश्चन में, उन्हें समझ लीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप बेधड़क कभी भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे पर्सनल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, तो बिना फर्दर डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और जिसने अभी भी नहीं देखा है, जो सीधा इसी वाले पार्ट पे आया है, वो पहले जाके उसे भी एक बार चेकआउट करें और आप देखिए आपको कितने आंसर्स आते हैं और आप किस तरीके से उन आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, स्टेट द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द एनवायरनमेंट। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और एनवायरनमेंट में डिकम्पोजर्स का क्या काम होता है, क्या रोल प्ले करते हैं ये एनवायरनमेंट में। तो हम लोगों को सबको पता है डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो पार्ट में भी हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बहुत ही ब्रीफली एक उसको डिस्क्राइब करना चाहें डिकम्पोजर को, तो हम बोलेंगे कि डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी मरी हुई बॉडी, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, उनका ब्रेक डाउन करता है। उनका ब्रेक डाउन करता है और उनका ब्रेक डाउन करने से जो भी न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी को जिस भी सब्सटेंस ने मिलकर बनाया है, उन सारे सब्सटेंस को वो सॉइल में भेजता है, और सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से यूज हो जाते हैं प्लांट्स के द्वारा अपने अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। ठीक है, तो ये काम होता है डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जो चीजों को डिकम्पोज करे, जो उन्हें गला दे, उन्हें खत्म करने में मदद करे। तो अगर आप यहाँ पे आंसर पढ़ेंगे तो आंसर में भी यही लिखा है कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम में, जो किसी भी डेड बॉडी को, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो, उन्हें डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं कि वो जो बॉडी होती है, जिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, आपको पता है जो लिविंग बॉडी होती है वो ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप किसी भी अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर में, छोटे छोटे पदार्थों में उन्हें तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वो एज सच पड़े रहेंगे तो उन्हें कोई यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजों को यूज करना टफ होता है, उसको यूज आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए डिकम्पोजर्स क्या काम करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स जो भी मैटर है उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से कि उसका फर्दर यूज किया जा सके। अब डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है एनवायरनमेंट में, आपको सेकंड पार्ट में ये पूछा है। तो इसके कुछ रोल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि ये जितना भी वेस्ट होता है ऑर्गेनिजम्स का, डेड प्लांट्स का, एनिमल्स का, उन सबको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा क्या कि डिकम्पोजर्स ही ना हो और डिकम्पोजर्स ऐसा कुछ काम करे ही ना, तो क्या होगा, जितनी भी डेड बॉडीज हैं, जो भी लोग मर रहे हैं, वो सब इकट्ठे होते चले जाएंगे, एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, उनसे गंदी स्मेल आएगी। उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर बीमारियां, मतलब जब कोई भी ऐसे मरी गली चीज ऐसी ही पड़ी रहेगी, उसके ऊपर आके इंसेक्ट्स जो है फीड करेंगे, उनके ऊपर फ्लाइज उड़ेंगी, आप लोगों तक वो पहुंचेंगी और आपको डिसीज कॉज हो जाएंगी, और अल्टीमेटली
अल्टीमेटली कई बार वो इतनी ज़्यादा सीवियर भी हो सकती हैं कि डेथ भी कॉज कर दें, ठीक है। तो इसलिए डिकम्पोजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सेकेंड पॉइंट में उसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि वो क्या काम करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग कराते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो मेंटेन रहती है, मतलब जो सॉइल होती है वो उपजाऊ बनी रहती है, ठीक है। अब हमें भी पता है किसी भी अच्छी ज़मीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी, कि वो फर्टाइल रहे, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भरपूर मात्रा में रहे, कम ना हो, ठीक है, तभी तो वो सॉइल एक अच्छी सॉइल मानी जाती है। हम लोग हर जगह तो हर तरह के पेड़ नहीं उगा सकते ना, या फिर हर ज़मीन जो होती है वो फर्टाइल लैंड नहीं होती है, उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इनका दूसरा काम क्या होता है कि जब ये इन ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं तो इनकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं, वो सॉइल में जाते हैं। सॉइल में जाने के बाद में प्लांट्स अपनी रूट से उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं और उसको यूज करते हैं, और फिर वो जब प्लांट्स के फ्रूट्स आप खाते हो या फिर उनको आप अपने इनटेक करते हो फूड में, तो आप तक वो न्यूट्रिएंट्स फिर पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है, पूरी की पूरी एक रिसाइकलिंग साइकिल चल रही है। अगर आप थर्ड रोल देखोगे तो थर्ड रोल में क्या है, दे प्ले अ मेजर रोल इन वेरियस बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये बहुत सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कोई भी साइकिल हो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह से आपको कुछ ना कुछ ऐसी डेड बॉडीज मिलती हैं कि जिनको डिकम्पोज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसे कि आपकी सल्फर साइकिल है, जिसमें सल्फर का बताया जाता है कि सल्फर कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आता है, कैसे वो जाता है, एक साइकिल की फॉर्म में कैसे रेगुलेट होता है आपके एनवायरनमेंट में, फॉस्फोरस कैसे होता है, नाइट्रोजन कैसे होती है, ऑक्सीजन कैसे होती है, उसके अलावा वाटर साइकिल कैसी होती है। तो ये जो अलग अलग तरह की साइकिल्स हैं इन्हें ही बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी साइकिल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर्स, और वहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल है डिकम्पोजर्स के जो वो एनवायरनमेंट में प्ले करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट इज अ फूड चेन। फूड चेन क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने आगे पूछा है आपको सेकंड पार्ट में, वाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, एक ही डायरेक्शन में क्यों जाता है, दोनों तरफ क्यों नहीं फ्लो करता। तो आपको ये दोनों चीजें पूछी हुई हैं और आपको इसका आंसर करना है। तो अगर हम फूड चेन के बारे में पूछते हैं तो फूड चेन तो सिंपली क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का एक सीक्वेंस होता है, ऑर्गेनिज्म की मिली हुई एक चेन होती है, उनसे मिलकर बनती है ये चेन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे को कंज्यूम करता है, ठीक है, दूसरे को कंज्यूम करेगा जिससे कि जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर होता रहे आगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ग्रास है, ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, उसने सबसे पहले एनर्जी को प्रोड्यूस किया, ग्रास को एक डियर ने खाया, डियर ने खाया, वो जो एनर्जी ग्रास के पास थी वो कहाँ चली गई, अब डियर के पास, डियर को आगे किसी और ने खाया, फिर जो डियर के पास एनर्जी थी उसका 10% किसके पास चला गया, आगे वाले लेवल पे, आगे वाले ट्रॉफिक लेवल पे पास ऑन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये एक फूड चेन बेसिकली एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब सेकंड पार्ट में पूछा था कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल क्यों रहता है, एक ही डायरेक्शन में क्यों जाता है। तो ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल इसलिए रहता है क्योंकि ये जो एनर्जी है जो एक लेवल से आगे वाले लेवल में पास हो रही है, रिवर्ट बैक नहीं हो सकती है, ठीक है, ये वापस से नहीं जा सकती है पहले वाले लेवल पे, एक बार पास ऑन हो गई तो हो गई। जैसे कि अगर प्लांट जो है उन्होंने सनलाइट से अपनी एनर्जी ली, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या प्लांट्स दोबारा उस केमिकल एनर्जी को सन तक भेज सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं उस एनर्जी को? तो आंसर है नहीं कर सकते। क्या डियर जो थे उन्होंने ग्रास खा ली, अब ग्रास से जो एनर्जी थी वो डियर की बॉडी में आ गई, क्या डियर किसी भी फॉर्म में उस एनर्जी को वापस से ग्रास के पास पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये एनर्जी होती है रिवर्ट बैक नहीं हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकती है वापस से, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो कंज्यूम हो रही है उसी की डायरेक्शन में वो चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल कि अगर ग्रास से डियर में गई है तो फिर डियर से आगे ही पास ऑन होगी, डियर से वापस ग्रास में नहीं जा सकती है।
अगर ऐसे बीच बीच में रिवर्ट बैक होने लगी तो आगे वाले लेवल पे तो एनर्जी पहुंचे ही ना, ठीक है ना। और दूसरी बात कि इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि वो आगे वाली लेवल पे भी चली जाए और पीछे वाले में रिवर्ट बैक भी हो जाए। पहली बात तो रिवर्ट बैक होती ही नहीं है, और इन केस अगर किसी के मन में ये डाउट हो कि रिवर्ट बैक हो भी जाए तो भी आप खुद सोचिए कि सिर्फ अवेलेबल एनर्जी का 10% ही मिलेगा आगे वाले लेवल को। अगर उस 10% का भी, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे हमारी जितनी भी एनर्जी थी उसका 10% डियर को मिला, अब डियर के पास जितनी एनर्जी है उसका भी 10% आगे वाला ले लेगा। तो अगर जितनी डियर के पास एनर्जी अवेलेबल है वो उसे दोनों डायरेक्शन में बांट देगा, तो इन दोनों के पास एनर्जी रहेगी ही कितनी कितनी, वो तो फिर उनके किसी काम की नहीं है जब उन्हें एनर्जी ही भरपूर अमाउंट में नहीं मिल रही है। एक तो 100 का सिर्फ 10% मिल रहा है, वो भी दो जगह बट गया है, तो सोचिए कितनी कम एनर्जी रह गई। और पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, एनर्जी रिवर्ट बैक नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ऐसा नहीं है डियर वापस से ग्रास को एनर्जी दे दे, ठीक है। यही चीज नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, प्लांट्स कैन नॉट रिवर्ट बैक द केमिकल एनर्जी इनटू सोलर एनर्जी। एज आई टोल्ड यू कि जो सोलर एनर्जी है जो प्लांट्स ने ली है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, उन्होंने उसको केमिकल एनर्जी में सबसे पहले कन्वर्ट किया है। तो क्या प्लांट दोबारा से उस केमिकल एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते, ठीक है। Since they move progressively from one trophic level to the other, तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं और एनर्जी जो होती है वो इसी की तरह आगे बढ़ती चली जाती है 10% लॉ के अकॉर्डिंग। डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि हर एक सक्सेसिव लेवल पे आपकी जितनी एनर्जी थी उससे पहले वाले लेवल पे उसकी सिर्फ 10% ही जा पा रही है, 90% लॉस हो रही है, ठीक है। तो इसलिए जो एनर्जी ओरिजिनली जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी थी, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी थी और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि एनर्जी जो है वो घटती जा रही है 10% के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है कि दे डू नॉट हैव मच एनर्जी टू रिवर्स द फ्लो इवन इफ दे वांट टू। उनके पास में इतनी एनर्जी होती ही नहीं है, उनकी इतनी क्षमता होती ही नहीं है कि अगर वो चाहे तो भी उस एनर्जी को रिवर्स करा सके, ठीक है। जैसे कि प्लांट से अगर काव में जा रही है तो इनके पास में इतनी एनर्जी होती ही नहीं है। अब एक तो वैसे ही 10% जा रही है, इस 10% को भी काव जो है वो इसी चीज में लगा दे कि मुझे तो वापस प्लांट्स के पास में ही इसे भेजना है, तो इतनी क्षमता ही नहीं है इसमें, ठीक है। या तो वो इस एनर्जी को अपने लिए यूज कर सकती है या फिर वो इसमें रिवर्ट बैक करने के लिए कर सकती है। तो कोई भी आप खुद सोचिए कि अगर मेरे पास में 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो ठीक है मैं दे दूंगी आराम से दूसरों को भी कि मेरे पास 5 हैं, चलो एक एक सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे पास है ही एक, तो मैं क्या प्रेफर करूंगी कि मैं खाऊंगी उसको, ठीक है, मैं क्यों दूं किसी और को। तो यही वाली चीज यहाँ पे कि एक तो एनर्जी वैसे ही कम अवेलेबल है और उसमें से भी वो बांट दे तो फिर उसके लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जो एनर्जी फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। आई होप मैं इस आंसर को आपको समझाने में सक्षम रही हूँ, आपको समझ में आया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट वन एग्जांपल ईच। ऐसे क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और कई बार इनडायरेक्टली आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमने ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग अलग कैसे होते हैं एक दूसरे से, और आपको एग्जांपल के साथ में हमें ये वाली चीज समझानी है। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिसे आप इजीली छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ सकते हो, छोटी छोटी मॉइटीज में तोड़ सकते हो, ठीक है, डिकम्पोजर्स की मदद से, नेचुरली तोड़ सकते हो, बैक्टीरिया की मदद से, कोई सेप्रोफाइट्स की मदद से, मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी माइक्रोबियल एक्शन से आप अगर उसको किसी भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर पा रहे हो सब्सटेंस को, तो उन्हें कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इसीलिए क्या होते हैं? इको फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। इको फ्रेंडली क्यों होते हैं? क्योंकि ये इजीली क्या हो सकते हैं? डिग्रेड हो सकते हैं, तो ये एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं होते हैं उसके लिए, ठीक है, उसको किसी भी तरह का हार्म कॉज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गए, सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, तो ये सब एग्जाम्पल हैं बायोडिग्रेडेबल के। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है कि आप इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है, इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना इजी नहीं होता है, नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा और सबसे कॉमन एग्जांपल है प्लास्टिक, ठीक है।
प्लास्टिक्स हैं, कुछ ग्लास मटेरियल है, तो उनको डिकम्पोज करना इज नॉट दैट मच इजी, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और इसलिए वो क्या होते हैं, इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, दे आर नॉट इको फ्रेंडली, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सा एक डिफरेंशिएशन था इनके बीच में, आप लोग चाहें तो इसमें और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन अ स्कूल listed to the news read in the morning assembly that the mountain of garbage in Delhi suddenly exploded and various vehicles got buried under it. Several people were also injured and there was traffic jam all around. एक स्टूडेंट मतलब एक स्कूल में जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग में न्यूज पढ़ रहे हैं असेंबली में, ठीक है। वहां पे उस न्यूज में क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली में जो पूरा का पूरा वो कूड़े वाला जो पहाड़ है, ठीक है, वो सडनली क्या हो गया है, एक्सप्लोड हो गया है। उसकी वजह से क्या हो गया, उसके नीचे बहुत सारे व्हीकल्स जो है वो दब गए हैं, बरिड हो गए हैं, बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए हैं, ठीक है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पे ट्रैफिक जैम भी हो गया है। In the brainstorming session, the teacher also discussed this issue. Brainstorming एक सेशन हुआ है उसी पर्टिकुलर स्कूल में, वहां पे टीचर ने इस इशू के बारे में डिस्कस भी किया है और उन्होंने बच्चों से बोला है कि तुम सोल्यूशन निकालो इस गार्बेज की प्रॉब्लम के लिए कुछ, ठीक है। तुम अपने सजेशंस बताओ कि तुम्हें क्या लगता है हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Finally, they arrived at two main points. One is self-management of the garbage we produce. तो उन्होंने दो निष्कर्ष निकाले। उन्होंने बोला बच्चों ने कि मैम एक तो हम ये चीज कर सकते हैं कि जो हम गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उसको खुद ही मैनेज करें, हम खुद ही ये चीज ध्यान रखें कि हम ज्यादा कूड़ा जो है उसको प्रोड्यूस ही ना करें, जिसकी वजह से उसका जो मैनेज कर सके इजीली, जिससे हम उसे इजीली मैनेज कर सके। और दूसरा है कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे उस जो गार्बेज जनरेट कर रहे हैं उसे कम करें, ठीक है। पहली चीज कि हम उसका जो मैनेजमेंट है वो सेल्फ करें, कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमें खुद ही उसको ठिकाने लगाना है, हमें खुद ही उसको जो है मैनेज करना है। और दूसरी चीज हम कोशिश करें कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गार्बेज वो कम करें, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पर हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो ये एक बड़े स्केल पे भी पॉसिबल हो पाएगा। तो अब इसी पर्टिकुलर स्टेंजा के ऊपर आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है सजेस्ट 2 मेजर्स टू मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। कोई भी 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे हम जो गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आप खुद पहले अपने दिमाग में सोचिए ये चीज कि एज एन इंडिविजुअल आपके दिमाग में क्या आता है कि ऐसे कौन से 2 तरीके हैं जिससे आप जो गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप सोचोगे तो आप सोचने के बाद में मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपकी क्या राय है इसके ऊपर, ठीक है। वरना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या काम करो, जो भी आपके पास गार्बेज है आप उसको सेग्रीगेट कर लो, ठीक है। आप उसको अलग अलग कर लो। कैसे कि आप अलग अलग कर लो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए, आपके जो घरेलू वेस्ट हो गया, ठीक है, कोई भी एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, तो ये सारी चीजें जो है इन्हें इजीली आप मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हो, इनसे इजीली खाद बना सकते हो। तो ये तो बायोडिग्रेडेबल हो गया वेस्ट, ठीक है, इसे तो हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको भी आप 2 तरीके से सेग्रीगेट कर लो, उन्हें अलग अलग कर लो। एक जो रिसाइकिल हो सकता है जिसे आप दोबारा यूज कर सकते हो, और एक वो जो रिसाइकिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी रिसाइकेबल जो भी सब्सटेंसेस होंगे जैसे कि मेटल्स हैं, ग्लास हैं, आप उन्हें दोबारा से यूज कर सकते हो रिसाइकिल करके। तो उनको आप फैक्ट्रीज में भेज दो। फैक्ट्रीज में भेजने के बाद में क्या होगा कि वहां पे प्रोसेसिंग होगी, वहां पे काम चलेगा और उनसे नए प्रोडक्ट्स दोबारा बना दिए जाएंगे और वो दोबारा मार्केट में आ जाएंगी रीयूज करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी चीजें बचती हैं फिर आप उनके लिए क्या कर सकते हो, जैसे कि इंसिनरेशन कर लिया। इंसिनरेशन मेनली जो हम लोग करते हैं वो हॉस्पिटल्स वगैरह में करते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको कोई भी एक बहुत ही एक्यूट टाइप का जो है कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई वायरल डिसीज से वो जो है उसको है कोई वायरल डिसीज, तो उस केस में क्या किया जाता है कि उस पे जितनी भी चीजें यूज की गई हैं, चाहे वो सिरिंजेस हो, निडल्स हो, उन चीजों को
क्या किया जाता है, इंसिनेट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, ऐश की फॉर्म में ला दिया जाता है, जिससे कि वो आगे किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। तो कुछ वेस्ट होता है जिसको इस तरीके से हमें करना पड़ता है मैनेज, कुछ होता है जिसको हम लोग डंपिंग पिट्स में डाल देते हैं, ठीक है, कुछ को हम कंपोजिटिंग में कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है, जो वेस्ट है, जो गार्बेज है, उसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है, एज एन इंडिविजुअल व्हाट कैन वी डू टू जनरेट द लीस्ट गार्बेज, गिव 2 पॉइंट्स। एज एन इंडिविजुअल हम कैसे गार्बेज को कम कर सकते हैं प्रोड्यूस करना, मतलब कि हम अपने लेवल पे कैसे गार्बेज को कम से कम प्रोड्यूस करें, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा हम क्या इनिशिएटिव शुरू करें कि हम ऐसा कर पाए। तो एज एन इंडिविजुअल आप पहले खुद ही सोचिए ये चीज, ठीक है, कि आप क्या करते अगर आप उस जगह पे होते। तो हम लोग, आप सोचिए 2 मिनट और उसके बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपके आंसर कुछ अलग हुए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट का आंसर। एज एन इंडिविजुअल हम क्या चीज कर सकते हैं, एक तो हम अपने अंदर ये चीज ला सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज रीयूज, चीजों को दोबारा यूज करना। सबसे मेन डिसएडवांटेज आज के जमाने में यही है कि लोग बाग दोबारा से यूज ही नहीं करना चाहते उन सामानों को जो वो एक बार यूज कर चुके हैं, ठीक है। इवन दो कुछ चीज ऐसी है जो अभी खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो वो उसको रिपेयर भी नहीं कराते हैं, वो जस्ट मार्केट गए और नई चीज परचेज कर ली। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एज ए इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी हम किसी चीज को रीयूज कर सकते हैं उतना हमें उसे रीयूज करना चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होती है, एज एन इंडिविजुअल आपके लिए भी बेनिफिशियल है, और एज एन एनवायरमेंटलिस्ट वो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, ठीक है। दूसरा चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी आप कर सकते हो, जैसे कि अगर आप घर में रूम में नहीं बैठे हो, आपकी लाइट्स ऑन है फालतू में, तो आप उनको ऑफ करके आओ जब आप उसको नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो ये प्लास्टिक डिस्पोजेबल चीजें आती हैं उनको कम यूज करो, ठीक है, क्योंकि जो प्लास्टिक है उसको डिग्रेड करना इज नॉट दैट मच इजी, ठीक है ना, तो वो डिग्रेडेबल नहीं हो पाती है इजीली। इसके अलावा अगर आप वाटर यूज नहीं कर रहे हो और वाटर टैप कहीं पे खुली हुई देखते हो तो उसको भी बंद कर दिया करो, जैसे कि पानी का नुकसान ना हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप करके क्या कर सकते हो, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में दे सकते हो। और गार्बेज को कम जनरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रीयूज वाली अपनी अंदर एक क्वालिटी ला सकते हो कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा दोबारा यूज करो। साथ में आप क्या कर सकते हो, जो भी डिस्पोजेबल आइटम है उसका कम यूज कर सकते हो, तो भी आप ये चीज कम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टीचर ने जो बच्चों को ये चीज करने के लिए कहा, ठीक है, उससे टीचर की कौन सी 2 वैल्यूज पता चलती हैं। तो टीचर के बारे में क्या पता चलता है कि टीचर जो था वो इको फ्रेंडली था, क्योंकि उसने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा और वो भी इस तरीके से सोचने के लिए बच्चों को कहा जिससे कि वो एनवायरनमेंट के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। दूसरी चीज, वो एक एनवायरमेंटल कंसर्न रखता है, मतलब वो वातावरण के प्रति कंसर्न है, उसे फिक्र है अपने आसपास के पर्यावरण की, वातावरण की, ठीक है। तो ये 2 क्वालिटीज हैं जो कि टीचर की यहाँ पे दर्शाई गई हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगेन एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मिस्टर कुमार, द इंचार्ज ऑफ इको क्लब ऑफ अ स्कूल, फेल्ट द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन अवेयरनेस कैंपेन। मिस्टर कुमार हैं जो कि एक इको क्लब के, किसी स्कूल का एक इको क्लब है, उसके इंचार्ज हैं। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें एक कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए जिसका नाम था अवेयरनेस कैंपेन। किस चीज के लिए? उन्हें लगा कि मुझे ये कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए उन लोगों के लिए जो रहते हैं उन, मतलब कि जो भी उनके आसपास की जगहों पे लोग रहते हैं उनके लिए मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि कितनी ज़रूरत है हमें सेग्रीगेट करने के लिए दोनों तरह के वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, दोनों को आपस में सेग्रीगेट करने की हमें कितनी ज़रूरत है, ये चीज़ हमें अपने आसपास के लोगों को बतानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स लिए अपने साथ और वो हर डोर टू डोर गए, ठीक है, हर घर में गए और उन्होंने उन लोगों को समझाया कि हमें जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है उसको किस तरीके से डिस्पोजल करना चाहिए, उसको डिस्पोज अच्छे से क्यों करना चाहिए, उसका क्या महत्व है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम लोग गार्बेज को ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, मतलब कि जो उसकी डस्टबिन्स होती हैं उनकी जगह ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं उन लोगों के ऊपर। तो इसमें आपको बताना है कोई भी ऐसी 2 एडवांटेज बताओ कि हम जो वेस्ट को डिस्पोज करते हैं
उनको सेग्रीगेट करने के बाद उससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब कि हमारा जो वेस्ट है हम उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके डिस्पोज करते हैं तो उस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ आपको इसमें बतानी है। तो क्या फ़ायदा होगा, आप पहले खुद अपने दिमाग में ये चीज़ सोचिए कि अगर हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा उससे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर इसका आंसर। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हमें एक सेपरेट बिन में रखना चाहिए, ठीक है, एक सेपरेट डब्बे में रखना चाहिए, जिससे कि हम सीधा उसको जो है कंपोजिटिंग के लिए क्या कर सकें, डंपिंग कर सकें उसकी, या फिर लैंडफिल्स में उसको सीधा सीधा डाल सकें, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है कुछ टाइम बाद माइक्रोबियल एक्शन की वजह से अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा और खाद में बदल जाएगा, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो अपने पेड़ पौधों के लिए, और वो उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि नेचुरल खाद है वो, ठीक है, नेचुरल मैन्योर है वो, तो उनके लिए भी कोई हार्मफुल इफेक्ट उसका नहीं होगा, ना ही आप लोगों की हेल्थ पे होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हमें एक अलग डब्बे में, एक अलग बिन में रखना चाहिए, जिससे कि वो रिसाइकिल हो सके और उसको दोबारा से रीयूज किया जा सके, ठीक है, कि उन्हें आप फैक्ट्रीज में भेज सको रिसाइकलिंग और रीयूजिंग के लिए, वो दोबारा से मार्केट में आ सके। तीसरा है, नॉन यूजफुल पार्ट ऑफ वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन सच अ वे दैट इट डज नॉट हार्म द पीपल और पॉल्यूट द एनवायरनमेंट इन एनी वे। और जो ऐसा सामान है, जो ऐसा वेस्ट है जिसको आप इनमें से किसी उसमें नहीं कर पा रहे हो, जो रीयूज नहीं हो सकता है दोबारा और जो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, तो आप क्या करो, उस पर्टिकुलर वेस्ट को इस तरीके से डिस्पोज करो कि वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे, ठीक है, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे और लोगों के लिए वो घातक साबित ना हो, उनको किसी भी तरीके से हार्म कॉज ना करे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ एडवांटेज है आप उन वेस्ट को सेग्रीगेट करने का, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंशिएट करना है कि दोनों में क्या अंतर है। फूड चेन क्या होती है, एक सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मेरे 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, 3 तरह के ट्रॉफिक लेवल हैं, 1 2 3, तो फूड चेन में क्या होगा, इसको ये सेकंड वाला फीड करेगा, सेकंड वाले को थर्ड वाला फीड करेगा, तो एक स्ट्रेट चेन बनती है, ठीक है, एक स्ट्रेट चेन होती है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हर एक दूसरे पे फीड करता है। अगर आप फूड वेब में देखोगे इसके कंट्रास्ट में, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट होती हैं और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने इसे प्रीवियस वाले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। फूड चेन में सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है, मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड अपॉन अ सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉफिक लेवल। मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ इससे पहले वाले लेवल के ऑर्गेनिज्म को ही खा सकता है और किसी को नहीं। अगर ये वाला ऑर्गेनिज्म सोचे कि मैं फर्स्ट वाले लेवल के ऑर्गेनिज्म को खा लूं, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है फूड चेन के केस में। लेकिन फूड वेब में क्या है, क्योंकि वहां पे इंटर रिलेटेड होती हैं, कोई भी कहीं भी फीड कर सकता है, तो उसमें ऐसा कोई नहीं होता कि केवल हायर ट्रॉफिक लेवल वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ अपने से एक लोअर वाले को ही खा सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें वो किसी को भी खा सकते हैं, कोई भी उनके नीचे वाले किसी भी लेवल पे वो फीड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल फूड चेन, जैसे कि आपके ग्रास लैंड में एक फूड चेन चल रही है, ठीक है, फूड वेब में आप देख सकते हो जैसे कि ग्रास लैंड में ही एक फूड वेब भी चलता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके, और अगर आप चाहो तो मुझे बता देना, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई टॉपिक आप अलग से पढ़ना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये टेबल पूरी करनी है, ठीक है। आपको एक साइड लिखा हुआ है ऑक्सीजन और एक साइड लिखा हुआ है ओजोन। सबसे पहले तो इन दोनों के फॉर्मूला बताने हैं आपको, क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2, और ओजोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O3, ठीक है, O3। जब O2 जो होती है ऑक्सीजन, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ में मिलती है, तब क्या बनाती है, ओजोन लेयर बनाती है, ठीक है, ओजोन का फॉर्मेशन करती है। सेकेंड पॉइंट में आपको पूछा है, इसका क्या बेनिफिट होता है बायोटिक कंपोनेंट में, इसका क्या बेनिफिट होता है बायोटिक कंपोनेंट में। तो अगर आप देखोगे ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो सबको पता है, तो छोटा छोटा बच्चा भी बता देगा कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या काम करते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, रिलीज करते हैं CO2 को। अगर आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपकी लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑक्सीजन।
सेकंड पूछा है आपको ओजोन के बारे में कि ओजोन बेनिफिट क्यों है, ओजोन का क्या यूजफुलनेस है आप लोगों की लाइफ में। तो ओजोन की क्या जरूरत है, ओजोन का काम होता है कि जो सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशन आ रही है उसको रोकना, ठीक है। ये यहाँ पे सूरज है, सूरज की जो रेडिएशंस होती हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं अगर ये एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा आपको मिल जाए, ठीक है, या फिर इनके पास में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि ये आपके डीएनए में म्यूटेशंस करा सकते हैं, और अगर डीएनए में म्यूटेशंस हो जाते हैं तो उससे बहुत सारी डिसीज हो सकती है, कैंसर्स हो सकता है, ठीक है, कैंसर कॉज हो सकता है आपको अलग अलग तरह की। तो इसकी वजह से क्या होता है, यूवी रेडिएशन को जमीन पे आने से, अर्थ पे आने से रोकने का काम कौन करती है, ये ओजोन लेयर करती है, ये ओजोन लेयर करती है, ठीक है। तो इसलिए ओजोन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये आपको प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन, ठीक है। और अगर ये नहीं होगी, अगर इन केस कभी ऐसा हो कि ओजोन लेयर नहीं होगा तो सब कुछ जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर डायरेक्ट आपकी सन की जो रेडिएशंस हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेंगी और वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा उनमें एनर्जी है कि वो सब कुछ क्या कर देंगी, तबाह कर देंगी, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर हैं और आपको समझ में आए हैं कि किस तरीके से आपको आंसर्स को फ्रेम करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में या आपने कहीं पे पढ़ा है और आप चाहते हो कि मैं उस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करूं, आपको बताऊं, तो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि शेयर तो आप कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी की कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो प्रोत्साहित कीजिए, अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे बताइए, जिससे कि वो अपने आप में उस चीज़ को करेक्ट कर सके, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और आगे भी आप हम लोगों से इसी तरह जुड़े रहें। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में, और जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।